जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने नए YouTube चैनल रोहित अध्ययन पे। और स्वागत है आपका रोहित अध्ययन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए अपना ये बैच स्टार्ट हुआ है और क्लास 6 से क्लास 12th तक सभी कक्षा की पढ़ाई सभी विषयों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल हम सोशल साइंस क्लास 10th का लेकर के आए हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी कक्षाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। और दोस्तों, अब धीरे धीरे हम लोग हैबिचुअल होते चले जाएंगे क्लास के प्रति और कुछ बातचीत करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा पहला चैप्टर जो है क्लास 10th के इतिहास का, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। और अपना यह चैप्टर आज अगले क्रम के तरफ बढ़ चुका है। शायद कहें तो ये शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले की कक्षा में हम लोग वियना सम्मेलन तक चले आए थे। आज कुछ वियना सम्मेलन के पार्ट्स को हम रिपीट करेंगे और उसके बाद वियना सम्मेलन से आगे की कक्षा को हम लोग शुरू करेंगे। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, उस यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मूल कारण था वो था नेपोलियन के द्वारा किया गया संघर्ष। जब नेपोलियन ने 1789 ईस्वी में, जब राष्ट्रवाद की बातें आई 1789 ईस्वी में, राजतांत्रिक विधि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम किया और उसे पेपर के माध्यम से छपवा करके आम जनमानस तक पहुंचवा दिया। तब जाकर के फ्रांस में एक क्रांति की लहर गूंज उठी और जो बुर्बो वंश के लुई 16वां, लुई 18वां, ये सब शासक थे, लुई 14वां, लुई 15वां, इन सभी शासक के विरोध में उन्होंने जो जन मोर्चा खोला, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और वही राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 18वां जो बोला, तो उसमें लुई 16वां तक ही नेपोलियन का व्यवस्था था। नेपोलियन जो है लुई 16वां की ही व्यवस्था को पूरे आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। इसको करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जाकर के लुई 18वां को तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने राजसत्ता में बैठाया था। उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। फिलहाल इतना समझने का प्रयास करेंगे। तो 1789 ईस्वी में जब राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रस्फुटन हुआ, उजागर हुआ, तब यहां के बाद जो संघर्ष नेपोलियन ने किया, वो संघर्ष 1785 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी से लेकर के 1804 तक रहा। और 1804 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 से लेकर के 1815 तक वो शासन में रहता है, फ्रांस का राजा रहता है। शासक के रूप में रहता है। इसके बाद उसने 1815 ईस्वी में उसका पतन हो जाता है और जैसे ही पतन होता है, नेपोलियन युग का खत्म होता है। नेपोलियन युग का पतन इसको बोला जाता है। और नेपोलियन युग के पतन के साथ फिर से पुरातन व्यवस्था की तरफ फ्रांस रुख करता है और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी इंसान था दोस्तों, वह अपनी शासन व्यवस्था कायम करने के लिए फिर से अपनी राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाता है और उसके साथ
जो भी देश आते हैं, इंग्लैंड, प्रसा, रूस, इन सभी देशों को बुला करके नेपोलियन द्वारा किए गए संघर्ष, युद्धों, उन सभी व्यवस्थाओं को खत्म करवाता है और फिर से राजतांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहां से हम आगे चलेंगे, क्योंकि यहां तक अपनी कक्षा हो चुकी थी, और अब यहां से हम आगे चलेंगे और जो है वियना सम्मेलन के बारे में। तो वियना सम्मेलन के बारे में आज हम चलेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा सेशन को, कॉपी कलम अपने पास रखिएगा और इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम चर्चा चला रहे हैं वियना सम्मेलन की, देखने का प्रयास कीजिएगा। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको वियना सम्मेलन बोला गया। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था और इसका मेजबानी, इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के ही चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया गया था। मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी इंसान था। 1815 ईस्वी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह सम्मेलन हुआ था। इसकी मेजबानी या कहीं की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया गया था। इस मेटरनिक ने इस सम्मेलन को बुलाने का काम किया था और इसमें जो शामिल देश थे, इसमें शामिल जो देश थे दोस्तों, वो था रूस, प्रशा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया तो खुद था। ये सभी देश उस वियना सम्मेलन में शामिल हुए थे और वियना सम्मेलन में शामिल होकर इन सभी ने उन मुद्दों पर चर्चा किया जिसको नेपोलियन ने स्थापित किया था। उन मुद्दों पर चर्चा किया जिसको नेपोलियन ने स्थापित करने का काम किया था। अब यहां से बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन बनाती कि नेपोलियन युग का अंत कब हुआ था। तो नेपोलियन युग का अंत 1815 ईस्वी में हो गया था, ये एक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर चर्चा आती है कि मेटरनिक युग की शुरुआत कब हुई थी। तो 1815 ईस्वी में। नेपोलियन युग के अंत के साथ ही मेटरनिक युग का शुरुआत हो जाता है। अब वहां से हम देखते हैं कि वियना सम्मेलन के उद्देश्य क्या क्या रहे और उस उद्देश्य के बाद हम लोग को देखना यह है कि मेटरनिक का अगला कदम क्या हुआ। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के द्वारा हुआ था। रूस, प्रसा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये सभी देश उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब इसके उद्देश्य क्या थे, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में करा था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हम पीछे की रिवीजन करते हुए, पीछे का रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो ये वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सबसे पहला तो मुख्य उद्देश्य यह था, पॉइंट वाइज लिखने का काम करेंगे। आपसे कम से कम दो पूछ लेता है, लिखेगा वियना सम्मेलन के दो मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें। तो वियना सम्मेलन के दो मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा उत्पन्न
शांति व्यवस्था को पुनः शांति की तरफ, शांति व्यवस्था की तरफ ले जाना या शांति की व्यवस्था को स्थापित करना। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? गणतांत्रिक एंड प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना और राजतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। राजतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। इसका तीसरा उद्देश्य क्या था? फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के ऊपर अपना नियंत्रण एवं पुनः जो बोरो वंश था उसको स्थापित करना। यह वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक थे। वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक थे। उसके बाद एकीकरण का पूर्ण विरोध। ये सभी मेटरनिक के द्वारा बनाए गए योजना थे और मेटरनिक ने इसके ऊपर पहल करना शुरू कर दिया। जैसे ही वियना सम्मेलन हो जाता है और वो खत्म हो जाता है, तब वह धीरे धीरे अपना प्रसार करने लगता है। तब वह दिखाने लगता है कि किस प्रकार से नेपोलियन के मूल्यों को खात्मा किया जाए और फिर से वो पुरातन व्यवस्था, वो रूढ़िवादी व्यवस्था फिर से लागू हो, जो जनता के मूल अधिकारों को हनन करता है, जनता के जरूरतों को हनन करता है। ये टॉपिक क्लियर होता है और वियना सम्मेलन से एक क्वेश्चन जो बना उसको आप लोग लिख लेंगे। वियना सम्मेलन के मूल तथ्य को लिख लेंगे जल्दी से और लिखेंगे वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। इसको लिखने का काम करेंगे। वियना सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य को लिख लीजिए और वियना सम्मेलन के कुछ पॉइंट्स जो है उसको लिख लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं वियना सम्मेलन के बाद की घटना को। फिर मेटरनिक का रुख क्या रहा? मेटरनिक अब धीरे धीरे क्या करने लगा कि अपने आसपास के जो देश थे जहां थोड़ा भी राष्ट्रवाद की भावना पनपती थी, उस राष्ट्रवादी भावना को कुचलने के लिए आगे बढ़ गया। मेटरनिक अब पूर्णतया राजतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए उन गणतांत्रिक मूल्यों को हनन करना शुरू कर दिया जो नेपोलियन ने लागू किया था। अब यहां से हम आगे की तरफ, अब मेटरनिक का क्या रोल रहा उसको देखने का प्रयास करते हैं। मेटरनिक जैसे ही वियना सम्मेलन खत्म होता है, मेटरनिक इटली के ऊपर सबसे पहले प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। मेटरनिक इटली के ऊपर प्रभाव जमाना शुरू कर देता है और इटली के जो प्रांत थे दोस्तों, और इटली के जो प्रांत थे उसको बांटना शुरू कर देता है। इटली को कई प्रांतों में विभाजित कर करके
उसके जो प्रांत थे जैसे सिसिली और नेपल्स, इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स, इस प्रांत को वो क्या करता है, विभाजित करके, सिसिली और नेपल्स के प्रांत को विभाजित करके वह ब्रूअस वंश के शासक फर्डिनेंड को दे देता है। ये जो सिसिली और नेपल्स का प्रांत था वह ब्रो वंश के शासक फर्डिनेंड को दे देता। उसके बाद के जो प्रांत है, विभिन्न सारे प्रांत, उसको बांट बांट करके, जैसे मोडेना, टस्कनी, परमा, इन सभी प्रांतों को बांट बांट करके वह अन्य सभी राजवंशों में दे देता है, कुछ पर अपना प्रभुत्व कायम रखता है। हम एक नोट के रूप में इसको लिख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि वह कौन कौन से प्रांत किसको किसको देता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से सिसिली और नेपल्स के प्रांत ब्रो वंश को दे दिया, ब्रो वंश के शासक फर्डिनेंड को दे दिया, उसके बाद क्या करता है कि जो इटली की राजधानी थी रोम, उस रोम के प्रांत को वहां के पोप के अधीन कर देता है, वहां के पोप के अधीन कर देता है। रोम पोप पोप के अधीन वो पूरा कर देता है, और इसके आसपास के क्षेत्र भी, रोम और आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वह पोप के अधीन कर देता है। पोप आपको पता होना चाहिए कि पोप कौन लोग होते थे। तो पोप फ्रांस में एक ऐसा पद होता था जो सभी से ऊपर होते थे, राजा से भी ऊपर, और वहां पे एक ऐसी व्यवस्था थी मित्रों कि अगर पोप एक बार राजा को कह दे कि आपका राजा दुष्ट है, धर्म के प्रति गलत भावना बताया है, तो उस राजा को फांसी तक हो जाती थी। वहां नंबर 1 कैटेगरी में पोप एंड पादरी जिसको बोलते वो रहते थे। ये ईसाई वर्ग के पुजारी होते थे पोप, इनका एक अलग ही सत्ता था। पोप हमेशा कोशिश करते थे कि इटली का जो, आगे हम पढ़ेंगे कि इटली का जो नियंत्रण है वो पूरा पोप के हाथ में है, और धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण हो, तो इस तरह से था। तो पोप क्यों दे दिए, कौन, वहां के ऑस्ट्रिया, वहां पे जो नियंत्रण स्थापित कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, उसके द्वारा रोम के क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को किसको दे दिया गया, पोप को दे दिया गया। इसके दो और प्रांत थे, लोम्बार्डी एंड वेनेसिया। ये दो प्रांत ऐसे थे, लोम्बार्डी एंड वेनेसिया, जिस पर ऑस्ट्रिया खुद प्रभुत्व जमाए रखा। इस पर ऑस्ट्रिया खुद प्रभुत्व जमाए रखा। इसके बाद परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जो प्रांत थे वो हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। किसके द्वारा दे दिया गया, चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा। तो इसमें कुछ और प्रांत थे जैसे कि परमा, मोडेना, टस्कनी, इन सभी प्रांत को दे दिया गया हैब्सबर्ग राजवंश को। और इन सभी क्षेत्र पर इटली के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कौन, ऑस्ट्रेलिया। ये वो क्षेत्र थे दोस्तों, फिर से बताते हैं, इटली के प्रांत, वो प्रांत जिसको ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने
कई भागों में बांटा, कई भागों में बांटा। ये वो प्रांत थे और इस प्रांत को बांट दिया गया। अब धीरे धीरे पूरी तरह से प्रांत जब बट गया तो एक अस्थिर रूप से मेटरनिक को लगा कि फ्रांस के ऊपर व्यवस्था कायम हो गई। लेकिन वहां की जनता, फ्रांस की जनता इस बात को समझते चले गई और फिर एक विषाद सा उत्पन्न हुआ, एक आंदोलन सा उत्पन्न हुआ और उस आंदोलन के फलस्वरूप ये हुआ कि उसकी यह व्यवस्था अस्थायी रह गई। उसकी द्वारा यह बनाई गई योजना पूरी तरह से अस्थिरता में बदल गई। ये इटली के ऊपर अपना प्रभाव जमाया था। धीरे धीरे वो दूसरे सत्ता में भी, दूसरे देश में भी अपनी व्यवस्था को कायम करना चाह रहा था। फ्रांस के ऊपर बुर्बो वंश का शासन लुई 18वां को उसने बना दिया था। फ्रांस का शासन उसने क्या किया, लुई 18वां को दे दिया। अब यहां से हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इटली को बांटने के बाद फिर अगला रुख क्या रहा। आप लोग कॉपी और कलम से इन सभी को नोट डाउन करते चलेंगे। इन सभी को नोट डाउन करना है। अब फ्रांस की घटना, मेटरनिक, इटली का ऊपर प्रभाव देख लिए, इटली के ऊपर प्रभाव। अब फ्रांस के ऊपर प्रभाव। अब फ्रांस के ऊपर प्रभाव को हम देख रहे हैं। इटली के ऊपर जिस तरह प्रभाव स्थापित किया, मेटरनिक ये कोशिश किया कि फ्रांस के ऊपर भी अपना प्रभाव स्थापित किया जाए। लेकिन बात फ्रांस के ऊपर प्रभाव जैसे ही स्थापित करने के लिए उसने अपने द्वारा सोचा कि एक मतठुकवा बैठा देते हैं, अपने नियंत्रण और अपने एक पिद्दू जिसको बोलते हैं उसको बिठा देते हैं। और उसने फ्रांस के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए लुई 18वां, जो कि बुर्बो वंश का था, उसको शासक बना देता है। लुई 18वां को शासक बनाने का काम करता है। लेकिन लुई 18वां को शासक बनाता है, लुई 18वां थोड़ा सा उदारवादी किस्म का व्यक्ति था। और वह जब देखता है कि इसने मेरे ऊपर शासन में हमको सत्ता में बिठाया है, तब वो क्या किया कि अपने द्वारा उस व्यवस्थाओं को अपनाना शुरू किया जो फ्रांस के पूर्व शासक नेपोलियन ने अपनाई थी। और उसने नेपोलियन के द्वारा अपनाई गई व्यवस्थाओं को लागू करना चाहा। उसने ये देखा कि समय बदल चुका है और बदलते हुए समय के साथ जनता की व्यवस्था, जनता की जरूरत को आगे अगर हम नहीं लेके चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमको दिक्कत कर सकता है। कहीं ना कहीं जनता के लिए दिक्कत होगा और पूरे देश के लिए दिक्कत होगा। और उसके व्यवस्था, जो मेटरनिक की व्यवस्था थी, वो अस्थायी सिद्ध हुई और लुई 18वां पूरी तरह से समय के अनुसार शासन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इसी उद्देश्य से उसने 2 जून, इसी उद्देश्य से लुई 18वां ये कि जनता की भलाई हो, जनता के लिए उदारवादी विचार को लेते हुए उसने 2 जून
2 जून 1814 ईस्वी को 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करता है। एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करता है। एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी करता है और उस संवैधानिक घोषणा पत्र का महत्व इतना रहता है कि यह 1848 ईस्वी तक चलता है। यह 1848 ईस्वी तक चलने का काम करता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 1814 ईस्वी में ही नेपोलियन के द्वारा, आज की पिछली कक्षा में, कि नेपोलियन के द्वारा 1814 ईस्वी में ही युद्ध में हार गया था, लेकिन उसके पूर्णतया पतन वो नहीं होता। फिर 1815 ईस्वी में वह एक बार फिर से होश करता है और उस समय उसकी पूर्णतया पतन हो जाती है। और जैसे ही उसका पूर्णतया पतन होता है, वो सभी देशों में अपनी व्यवस्था कायम करना चाहता है। तो 1814 के बाद ही मेटरनिख सक्रिय हो गया था, जिसका ये परिणाम था कि वह अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में एक नए नए शासक को स्थापित करना शुरू कर दिया था। और यही था कि जून 1814 ईस्वी में लुई 16वां की जगह पर लुई 18वां फिर से बोर्बो वंश के शासक आते हैं और उसके बाद वह फ्रांस में उदारवादी व्यवस्था को लागू करना शुरू कर देते हैं। और उदारवादी व्यवस्था को लागू करते हुए संवैधानिक घोषणा पत्र को जारी करते हैं, जो कि 1848 तक चलता है। अब वहां से बात चार्ल्स दशम की तरफ चल रहा है कि क्या 1814 से 1848 ईस्वी के बीच फिर इस तरह की कोई बात नहीं हुई फ्रांस में? क्या सभी लोगों ने, क्या सभी उसके आसपास के राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया उस जनतांत्रिक व्यवस्था को? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जनतांत्रिक नहीं था, लेकिन लुई 16वां जनता के अनुरूप लुई 18वां जनता के अनुरूप काम करने का पूरा कोशिश करता था। अब हम बात कर रहे हैं चार्ल्स दशम की। हम चार्ल्स दशम की चर्चा कर रहे हैं। चार्ल्स दशम क्या करता है कि वह एक प्रतिक्रियावादी इंसान रहता है और चार्ल्स दशम हमेशा पूंजीपतियों के साथ अपना समय बिताना, उसके साथ अपने शौक बढ़ाना, उसके साथ अपने समय बिताना पूरी तरह से कोशिश करता था कि ऐसा ही। और इसी बात को लेकर के उसने चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह सम्राट था फ्रांस का और उसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया पोलिग्नेक को। इस पोलिग्नेक को जैसे ही नियुक्त करता है चार्ल्स दशम, पूरे देश में, चूंकि यह आशा थी कि उदारवादी शासक आएंगे, उदारवादी व्यवस्था होगी, पूरे फ्रांस में जनतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन यह पोलिग्नेक, ये चार्ल्स दशम से भी ज्यादा घोर प्रतिक्रियावादी इंसान था। यह जनता के सुख सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं रखता था, जनता के मुद्दों से उसे कोई लेना देना नहीं था। और फिर वह कोशिश करने लगा कि जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं उसको शामिल किया जाए अपने साथ, और ये सभी पूंजीपति लोगों को शामिल करने का काम करता था। अब बात यह होती है कि अब लगा उसको कि ये मेरे द्वारा षड्यंत्र किया गया है,
जनता को लगा कि ये मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है और वो आंदोलन की भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, ये हम समझ रहे हैं 1830 की क्रांति, ये समझ रहे हैं 1830 की क्रांति, जिसे फ्रांस की क्रांति भी कहा जाता है या जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। जुलाई 1830 की क्रांति कहो या फ्रांस की क्रांति कहो, बात बराबर है। जुलाई 1830 की क्रांति। अब क्या होता है कि जैसे ही जनता को लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ उदारवादी विचारों के बदले में फिर से हमें पुरातन व्यवस्थाओं के ऊपर थोपने का कोशिश किया गया है, और जैसे ही लगता है कि मेरे ऊपर विश्वासघात किया गया, वो फिर से आंदोलन शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू करता है, वहां के चार्ल्स दसम शासक अध्यादेश जारी कर देता है फ्रांस के ऊपर। जैसे ही जनता कोशिश करता है कि आगे की तरफ हम बढ़े, वैसे ही अध्यादेश जारी करता है कौन? चार्ल्स दसम। और 4 अध्यादेश जारी करता है। अब अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? तो अध्यादेश होता है वैसा संवैधानिक कानून जो संसद सत्र से पास न हुआ। उसे राज्य संसद से कोई लेना देना नहीं, बस ऐसे ही आया और कानून बना करके पूरे देश पर थोप दिया गया। एक मनगढ़ंत कानून थोपना। अब नियम ये होता है, जैसे कि भारत में कोई कानून अगर थोपा गया हो और ये विशेष परिस्थिति में अगर लागू किया गया हो, तो इसका नियम यह है कि 6 महीना के अंदर अंदर इसको पूरी तरह से फिर से संसद सत्र से पास किया जाए। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में संसद सत्र क्या होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो ये संसद से पास हुआ नहीं और ये पूरी तरह से जनता के ऊपर थोप दिया। ये जनता की भावना को और उग्र कर दिया और ये व्यवस्था जनतांत्रिक भावना को और बढ़ा दिया, जनतांत्रिक भावना को और बढ़ा दिया। और 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जो जारी हुआ, वह उसके मूल्यों को गला घोटने वाला था। किसके मूल्यों को? जनता के मूल्यों को, जनतांत्रिक विधि व्यवस्था को। और जब पूरी तरह से व्यवस्था हाथ से निकलता चला गया, जनता ने संघर्ष करना शुरू कर दिया गया, तब अंततः चार्ल्स दसम फरार हो जाता है। अंततः चार्ल्स दसम का पलायन हो जाता है और पलायन करके कहाँ जाता है? इंग्लैंड चला जाता है। चार्ल्स दसम पलायन करके अंततः इंग्लैंड चला जाता है और यही क्रांति जुलाई 1830 की क्रांति होती है। और यही क्रांति जुलाई 1830 की क्रांति होती है। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं जुलाई 1830 की क्रांति। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेटरनिख के द्वारा जब पूरे देश, इटली वगैरह में सबको बंटवारा कर दिया गया, सब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया, तो उसी समय फ्रांस पे पुनः नेपोलियन के बाद कोशिश किया मेटरनिख कि
बुरो वंश का ही शासक आया और लुई 18वां को शासन के रूप में सत्ता को सौंप दिया, शासक बना दिया गया। जब लुई 18वां सत्ता में आया तो बढ़ते हुए समय को देखते हुए जनता के मूल्यों को आदर के साथ सम्मान के साथ अपना आगे राजकाज चलाया, लेकिन वो उसी के साथ संवैधानिक विधि व्यवस्था को आगे भी बढ़ाया और कानून भी लागू किया जो 1848 तक प्रभावी रहा। लेकिन उसी के बीच चार्ल्स दसम का शासन आता है और चार्ल्स दसम का शासन पूर्णतया फिर से उन मूल्यों को हनन करने वाला था जो नेपोलियन ने स्थापित किया, जो लुई 18वां के द्वारा चलाया गया था। वो सब मूल्यों को हनन करता है और अपना एक पिद्दू, अपना एक मत ठुकवा बैठा देता है। और कहाँ बैठाता है? शासन के ऊपर, और उसको प्रधानमंत्री बना करके रखता है चार्ल्स दसम। और वो व्यक्ति था पोलिग्नेक। इस पोलिग्नेक को पूंजीपतियों के साथ रहना, पूंजीपतियों के साथ डील करना, बाजार चलाना आदि व्यवस्थाओं का बहुत ज्यादा शौक था। जब जनता को ये लगा कि अब मेरे उदारवादी विचार मेरे शासक के नहीं रहे और मेरे द्वारा जो जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, तब उसने विरोध की आगाज की। लेकिन जैसे ही विरोध का आगाज करता है 4 अध्यादेश पारित कर देता है। कौन वो पारित करता है? सम्राट चार्ल्स दसम, फ्रांस के सम्राट। और जैसे ही अध्यादेश पारित करता है जनता और उग्र हो जाती है और पूरी तरह से घेर लेती है उस सरकार को। और सरकार जुलाई 1830 की क्रांति को इस रूप में देखती है और फिर वह वहां से फरार हो जाता है चार्ल्स दसम, और फरार होकर के पलायन करके इंग्लैंड चला जाता है। और इस तरह से 1830 की क्रांति खत्म हुई। अब 1830 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? 1830 की क्रांति का परिणाम यह हुआ, 1830 की क्रांति का परिणाम यह हुआ कि फ्रांस में राजतांत्रिक व्यवस्था से बुरो वंश का अंत होता है। बुरो वंश का अंत होता है और उसके जगह पे आर्लियंस वंश को स्थापित किया जाता है। आर्लियंस वंश को स्थापित करता है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि चार्ल्स दसम के पश्चात फ्रांस पर किसका शासन आता है? तो चार्ल्स दसम के बाद फ्रांस पर आर्लियंस वंश का शासन आता है और आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप को वहां का शासन सौंप दिया जाता है। लुई फिलिप वहां के शासक बनते हैं। लुई फिलिप है ना, वहां के शासक बनते हैं जो कि उदारवादी मूल्यों के प्रवर्तक थे, उदारवादी विचारों से प्रेरित थे और जनता को उनकी जरूरत के हिसाब से आगे लेकर के चलने लगे। तो ये 1830 की क्रांति थी। जब हम क्वेश्चन लिखवाएंगे 1830 की क्रांति तो अच्छे से लिखवाएंगे, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग टॉपिक कवर करते रहते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन के लिए एक एपिसोड रखते हैं। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है, ये टॉपिक हम क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन करेंगे। एक तो आपको आज लिखवा दिए वियना सम्मेलन वाले, और आप 1830 की क्रांति से के विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 1830 की क्रांति का विस्तार पूर्वक विवरण दें। ये क्वेश्चन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। फिलहाल 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है और आज की क्लास को खत्म करते हैं। अब 1830 की क्रांति के परिणाम के बाद हम लोग 1830 के प्रभाव देखने का, 1830 की क्रांति का
प्रभाव देखने का काम करते हैं। (1830) की क्रांति का प्रभाव। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा उसको देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा, थोड़ा मोड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। इससे एक चीज जनता के जनमानस के मानस पटल पर इस चीज का उभार आया और ये उभर गया कि अगर हम संघर्ष करते हैं तो कितनी भी पुरानी से पुरानी जर्जर व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। कितनी से कितनी पुरानी व्यवस्था को हम अपनी व्यवस्था के अनुसार से ढाल सकते हैं। इस बात को समझना शुरू कर दिया और केवल यह प्रभाव फ्रांस में ही स्थापित नहीं रहा, अपितु यह प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में भी फैलना शुरू कर दिया। यूरोप के अन्य देश पोलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, इन सभी देशों में ये व्यवस्थाएं पनपनी शुरू हो गई। इटली, जर्मनी, ये सभी देश में इसका प्रभाव व्यापक पड़ा और जनता के जनतांत्रिक विधि व्यवस्थाओं को आगे बढ़ने को बल मिला। तो इस तरह से हम 1830 की क्रांति के प्रभाव को देखते हैं और जब यह पूरे यूरोप में फैलना शुरू हुआ तब वहां से राजतांत्रिक और पुरातन व्यवस्था का अंत होने लगा और गणतांत्रिक मूल्यों का बढ़ना शुरू हो गया। गणतांत्रिक एवं जनतांत्रिक मूल्य आगे की तरफ बढ़ते चले गए। यह 1830 की क्रांति रहा और ये 1830 से 1848 की व्यवस्था तक चलते रहता है। अब यहाँ से 1848 की क्रांति के लिए हम अगली कक्षा करेंगे और वहां से फिर इटली के एकीकरण को हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना है। कल पहले 1830 की क्रांति का परिणाम लिखवा देंगे और उसका प्रभाव लिखवा देंगे। जब ये दोनों लिखवा देंगे तब हम 1848 की क्रांति को एक बार शुरू करते हैं। फिर लुई फिलिप का पलायन होता है और अंततः फ्रांस में संवैधानिक विधि व्यवस्था लागू हो जाता है। धन्यवाद। आप लोग रोहित अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक चीज है मित्रों कि मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लास 10th में मेहनत यदि आप करते हैं तो ये अपने भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मार्ग खोलने वाला होता है। और एक चीज है कि आप यदि मेहनत नहीं कीजिएगा, आप यदि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो इतना जरूर समझिए कि आने वाले भविष्य को आप खराब खुद कर रहे हैं। अब वो कैसे खराब हो रहा है, जैसे कि एक बात बताते हैं आपको। सेना में जब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तब आपको वहां एक ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी। जैसे कि दौड़ते दौड़ते सुई धागा डालना, सुई में धागा डालना और दौड़ाना कभी कभी, और उसमें कॉम्बैट जो होता है उसका, तो उसमें आपको दौड़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा रनिंग करवाया जाएगा। वो इसलिए करवाया जाता है कि जब आप उस तरह के नक्सलाइट एरिया या आतंक एरिया में जाइए, आतंकी एरिया में, तो आप अपने आप को उस ढंग से ढाल के रखिए कि सामने वाले जो प्रभावी आदमी हो, प्रभावी आतंकवादी होंगे, प्रभावी नक्सलवादी होंगे, वो जब आपके ऊपर प्रभाव करे तो आपका बचाव हो सके। उस समय फिर जो सिखाते हैं, ट्रेनर होते हैं, जो जनरल होते हैं, जो मेजर होते हैं, वो आपको उस समय बचाने नहीं जाएंगे। आपको खुद उनके द्वारा ट्रेनिंग को इख्तियार करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। और उसमें अगर चूक करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो उसका परिणाम आपको खुद भोगना पड़ेगा। अर्थात आपको तैयार क्यों किया गया? क्योंकि आप उसके लिए फिट रहे, आप उसके लिए तैयार रहे।
बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में गुरुजनों का यही काम होता है कि आने वाले भविष्य में क्वेश्चन आपको बर्बाद न करे, इससे पहले आप क्वेश्चन को बर्बाद कर दीजिए। ये हमेशा लागू होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि समस्या उत्पन्न हो इससे पहले आप समस्या को खत्म कर दें। बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको न बने इससे पहले आप उस क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो क्वेश्चन आए और ऐसे ही दिमाग में सॉल्व हो जाए। पढ़ाई का यही सबसे मूल सिद्धांत है। धन्यवाद। रोहित अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड के लिए इंतजार जरूर कीजिए। धन्यवाद।